नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान रहा। देश भर में किसानों ने कई जगह चक्का जाम किया, मंडियां बंद रही, सड़कों पर टायर फूके गए, कई जगह पुलिस और किसानों के बीच में झड़पें की खबर भी आई है। पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गई तो कहीं कहीं पॉलिटिकल क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, ग्राउंड पर भी देखने को मिले हैं और मुंह जुबानी तो चल ही रहा है। हालांकि एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी सेवाओं को इससे दूर रखा गया, उनके लिए रास्ते खुले रखे गए, लेकिन ये आज की बात नहीं है। करीब 2 हफ्तों से किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। राजनीति अपने चरम पर है। सरकार इन्हें वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। इन कानूनों को दोनों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कई अनौपचारिक बातचीतें भी हुई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या हो। अब गृह मंत्री अमित शाह आगे आए हैं, किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कल छठे दौर की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सरकार का एक तरह से यह स्टैंड है कि छठे दौर की बातचीत को जाया न जाने दिया जाए, एक मुकम्मल सॉल्यूशन छठे दौर की बातचीत से निकल लिया जाए। लेकिन सरकार के पास ऑप्शंस क्या हैं, किसानों के पास ऑप्शंस क्या हैं? कुछ कदम शायद दोनों पक्षों को एक एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा, तब जाकर कोई सॉल्यूशन निकलेगा। किसी एक की जीत हार होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बातचीत के बाद क्या इसके नतीजे आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज के शो में हम दोनों तरफ के मुद्दों की बातचीत करते हुए बीच का समाधान क्या हो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो अपने एक्सपीरियंस से ये बताएंगे कि इस वक्त सरकार के पास और किसानों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और बीच का समाधान क्या निकल सकता है ताकि देश एक राहत की सांस ले। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा आज भी फूटा। आज भारत बंद था। असर देशव्यापी तो नहीं दिखा, लेकिन जहां जहां बंद हुआ किसानों ने जमकर विरोध किया और यह साफ कर दिया कि वो अब भी आर पार के मूड में हैं। बंद के दौरान कई जगह रोडवेज की बसें, रेलें रोकी गईं, मंडियां बंद रहीं, दूध सब्जी की सप्लाई बाधित रही। महिला किसानों ने भी मोर्चा संभाला। मांग सीधी सी है कि सरकार तीनों किसान कानून वापस ले। किसान आंदोलन से तपती फिजाओं में राजनीतिक दल भी खूब रोटियां सेक रहे हैं। भारत बंद के समर्थन में तमाम संगठन और विपक्षी पार्टियां भी उतरी। दिल्ली से लेकर बंगाल तक और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिखा। महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा से भी विरोध प्रदर्शन और झड़पों की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। उधर सरकार किसानों को लगातार कृषि कानूनों के फायदे बता रही है। प्रधानमंत्री खुद कृषि कानूनों को किसान की भलाई का जरिया बता रहे हैं। वो साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून में किए गए सुधारों से किसानों की इनकम बढ़ेगी और उनके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन किसान जिद छोड़ने को राजी नहीं। सरकार के बड़े नेता किसानों को मनाने के लिए उनसे लगातार मिल रहे हैं। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नया कृषि बिल वाकई में किसानों के लिए फायदे का सौदा है, तो फिर वो इसके खिलाफ सड़कों पर क्यों है? आखिर सरकार उन्हें कृषि कानून के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही? दरअसल किसानों को डर है कि नया कानून लागू होने के बाद मंडियां कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि मंडियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। किसानों को डर है कि नए कानून से कॉर्पोरेट की मनमानियां शुरू हो जाएंगी और वो अपनी ही जमीनों पर मजदूर बन जाएंगे। जबकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को कमाई के नए अवसर मिलेंगे और उनकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। किसानों को डर है कि उनकी फसलों की एमएसपी से कम पर खरीद होगी, जबकि सरकार का तर्क है कि किसानों को फसल का ज्यादा दाम मिलेगा। किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो सकता है, जबकि सरकार ने साफ किया कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी। किसानों का कहना है कि नए कानून से उन्हें ज्यादा नुकसान होगा, जबकि सरकार ने साफ किया कि कृषि सुधार कानून लागू होने से खेती फायदे का धंधा बन जाएगी। लेकिन किसान भी सुनने को राजी नहीं। वो चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे,
और तीनों कृषि सुधार कानून बिना शर्त वापस ले। ऐसा नहीं है कि देश के सारे किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। 1.25 लाख किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर इन कानूनों का समर्थन भी किया। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसानों ने भी सरकार से नए कानून को वापस न लेने का आह्वान किया, लेकिन सड़कों पर उतरे किसान सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रोष पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच ज्यादा है। अब किसानों का प्रदर्शन का असर आम पब्लिक पर भी पड़ने लगा है। खबर है कि सरकार भी अब पूरी ताकत से किसानों को नए सिरे से समझाने के लिए कमर कस चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां तक कि अब गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं। बुधवार को सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी होनी है, लेकिन सवाल वही कि दोनों पक्ष अगर झुकने को तैयार नहीं हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता आखिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान शामिल हैं। सिराज हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व कृषि सचिव हैं, एग्रो इकोनॉमिस्ट भी कहे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिराज हुसैन साहब आपका। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान पाशा पटेल साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं CACP महाराष्ट्र के। पाशा पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सिराज हुसैन सर, बिना वक्त गंवाए मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज हम समाधान पे बात कर रहे हैं सर। अब किसान कंफ्यूज हैं या किसानों की समस्याएं जेन्युइन हैं, इस पर तो पूरी चर्चा पब्लिक डोमेन में हो ही रही है। आज हम इस पर बहस में नहीं पड़ते हैं। दोनों पक्षों के पास सर समाधान के रास्ते क्या हैं? डेडलॉक कैसे खत्म होगा सर? देखिए डोभाल साहब, अगर ये इतना आसान सवाल होता तो अब तक डेडलॉक खत्म हो चुका होता। बिल्कुल तो सर। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे पास कोई सोल्यूशन है, लेकिन मेरे दोस्त हैं संजय कौल, जो जॉइंट सेक्रेटरी फूड रहे हैं, उन्होंने बिजनेस लाइन में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये समाधान सजेस्ट किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को ये इजाजत दे दे कि अगर वो चाहें तो इन एक्ट्स को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट ना करें। ये एक समाधान उन्होंने दिया है। मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। असल में मसला ये है, बस ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि कृषि हर राज्य में एक अलग स्थिति में है। पंजाब में कुछ और स्थिति है, यूपी के बुंदेलखंड में कुछ और स्थिति है, रोहेलखंड में कुछ और स्थिति है। तो उसकी वजह से कोई नेशनल सॉल्यूशन इसका निकालना मुश्किल का काम है, क्योंकि पंजाब के किसानों को एमएसपी जितना इफेक्ट करता है, एमएसपी का खत्म होना, जो कि उनको डर है, ये डर उन किसानों को नहीं है जो अपनी फसल को एमएसपी पे बेच ही नहीं पाते हैं। उनको तो बेचारों को कभी एमएसपी मिला नहीं। लेकिन कई इस तरह के सॉल्यूशन टेबल पर हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में दोनों पक्ष चर्चा करेंगे। ओके, चर्चा तो करेंगे सर, लेकिन इस वक्त तो ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं? अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि सरकार शायद संशोधन के लिए भी तैयार हो जाए, और अब क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह अब मोर्चा संभाल रहे हैं, पीयूष गोयल ऑलरेडी मोर्चे पर हैं, कृषि मंत्री तो बतौर कृषि मंत्री उनका रहना लाजमी भी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो बड़े ट्रबल शूटर माने जाते हैं वो भी अब मोर्चे पर हैं। लेकिन ऑप्शंस क्या हैं पाशा साहब? ऑप्शंस क्या हैं सरकार के पास? अब सरकार के पास क्या ऑप्शन ये है कि वो किसानों की मांगों को मान ले? ऐसे तो संकेत कोई नजर नहीं आए। लेकिन अगर संशोधन के लिए मांगती है सरकार, तो किस लेवल तक जाकर संशोधन करने होंगे सरकार को? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन पंजाब और हरियाणा का जो आंदोलन शुरू हो गया वो सिर्फ एमएसपी के हद तक ही सीमित था। अगर समझो आज ये सारे संगठन अपने इस विषय पे अगर ये है पक्के हैं कि हम 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो घर के बाहर निकले थे, और वही प्रोग्राम अगर उनको अगर होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होने के बाद सरकार भी मानेगी और इनका भी मसला हल होगा। लेकिन अब ये पूरे किसान संगठन जो कहना शुरू किया है ना कि ये तीनों विधेयक वापस ले लो, ऐसे कैसे होगा? पहले तो तुमने इसके बारे में कुछ कहा नहीं, इसके बारे में किसी की शिकायत भी नहीं है। सिर्फ तुमको प्रॉब्लम ये था कि हमारा ये एमएसपी हमको मिलते रहना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं लिखित स्वरूप में हमको चाहिए। इतनी अगर तुम्हारी मांग थी और इसी एक मांग के लिए तुमने अगर इतने दूर अगर चल के आए हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों ने यही एक मुद्दे पे अगर मसला हल करने का उन्होंने अगर सरकार के सामने अगर कोई मसला हल रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हल हो सकता है और दोनों तरफ से भी इसमें रास्ता निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दा था जब ये तीनों कानून पास हुए, मूल मुद्दा था कि भाई एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित किया जाए। हमें याद है जब ये कानून पारित हुए थे उस वक्त विपक्ष ने भी और किसान संगठनों ने भी यही कहा था, और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। इन दो बातों का आश्वासन या तो सरकार दे दे, या इसको बिल में शामिल कर ले, या लिखित में दे दे, तो फिर समस्या का समाधान। सिराज हुसैन, इसमें कोई दिक्कत लगती है आपको? सरकार ऐसा अगर कर दे तो क्या ये आंदोलन वापस होगा? देखिए, इसको कानून में शामिल करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके बारे में हरीश दामोदरन, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं और बहुत कृषि मामलों के जानकार हैं, उन्होंने ये एक मैंने टीवी पे उनको सुना कि गवर्नमेंट के लिए यह बेहतर होगा कि इन कानूनों को निरस्त कर दे, बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट कानून में ये लिखे कि हम एमएसपी को गारंटी करते हैं। क्योंकि एमएसपी को कानूनन गारंटी देना एक बहुत ही बड़ी चीज होगी और उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इस ऑप्शन के बारे में पूरी तरह सोचेगी। जहां तक मैं समझता हूं, एक पूर्व कृषि सचिव के नाते, ये ऑप्शन शायद सरकार के लिए मान्य ना हो। खतरे क्या है सर सरकार के सामने अगर इसको शामिल कर लेती है? क्या खतरे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी एमएसपी पे खरीद सिर्फ होती है गेहूं की, धान की, ग्राउंडनट की, कपास की, और इसके अलावा शुगर केन में एफआरपी लागू होता है। और पिछले 3-4 साल में दालों की अच्छी खरीद सरकार ने शुरू की है। एमएसपी घोषित होता है 23 कमोडिटीज का। अब अगर कानून आप 23 कमोडिटी का बना देंगे तो बाजरा का एमएसपी कितना ऊंचा है और प्राइस उससे 1/3 पे बिक रहा है। तो हर चीज अगर कानून के माध्यम से एमएसपी उसके लिए एश्योर होगा तो हर चीज का कोई बायर नहीं मिलेगा मार्केट में, और जब मार्केट में बायर नहीं मिलेगा तो दाम और ज्यादा गिर जाएंगे और सरकार के पास उसको खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हम लोग ये देते रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी 10 साल की बनानी चाहिए। आज भी मैंने और जुगल मोहपात्रा ने आर्टिकल लिखा है आइडियाज फॉर इंडिया में। हमने कहा है 10 साल का एक पॉलिसी बनाइए और उसमें बताइए कि आप किस स्टेट से कितना गेहूं प्रोक्योर करना चाहते हैं, कितना धान प्रोक्योर करना चाहते हैं। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। इसमें कोई बहुत जल्दबाजी में फैसला भी बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो पाशा साहब, एमएसपी के कारण ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनकी इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस होंगे, जिनमें से कुछ का जिक्र सिराज हुसैन साहब ने भी किया और उसके बाकी के जिक्र भी लोग जानते हैं, फिस्कल डेफिसिट से लेकर और तमाम। पहले तो आप एमएसपी को एक मुकम्मल तौर पर कैसे आप फिक्स करेंगे, ये अपने आप में एक उधेड़बुन है। तो इसीलिए सरकारें बसती रही हैं, इसीलिए बीजेपी भी कह रही है कि भाई हमने इसीलिए जिक्र नहीं किया, पहले की सरकारें भी नहीं करती आई हैं। तो अब अगर इसका जिक्र नहीं होगा तो फिर जिसकी आप मूल समस्या की जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता फिर ऐसे तो। नहीं, मुझे क्या लगता है कि सिराज हुसैन साहब ने अभी जो कहा कि लॉन्ग टर्म इसके बारे में 10 साल की पॉलिसी अगर तय करेंगे तो इसमें हल निकल सकता है। मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन का क्रॉप है। तो मैं सीएसीपी का चेयरमैन बनने के बाद हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मिलके मैंने इसमें कुछ सोल्यूशन बताए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बताया, गडकरी साहब ने इसमें वकालत की। और आज आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि इस साल एमएसपी से 300-400 रुपए किसानों को ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और बाकी सारे देखो, मेरे देश को अगर 10 टन माल लगने वाला है और 15 टन अगर बना रहे किसान, तो मैं उनको पहले बताना चाहिए कि बाबा ये अगर तुम ज्यादा बनाओगे तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। एक फैमिली, एक घर का कारोबार जिस तरीके से वो घर का मुखिया करता है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरे देश में खाने वाले मुंह कितने हैं और बनाने वाले हाथ कितने हैं, ये हाथों का और मुंह का अगर हम सही कैलकुलेशन अगर करेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जिस तरीके से ऑयल सीड के बारे में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पिछले 2-3 साल में इसका निर्णय लिया है, वो देखते हुए अगर उसी तरीके से पॉलिसी अगर सारे क्रॉप में आएगी, जैसा कि मैं देखिए दलहन में लास्ट ईयर 70% इंपोर्ट ड्यूटी चने पे लगाई गई, मसूर पे 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, बटाने पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और इस पे पाम ऑयल पे 7% से 44% लगाई गई, 12% से 54% लगाई गई। और उस वजह से क्या हुआ कि सरकार को 1 रुपये का भी
ऑयल सीड खरीदने की नौबत नहीं आई। इस साल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जो सरसों का क्रॉप होता है, सरसों का क्रॉप मैंने देखा है कि 2-3 साल में एमएसपी से 1000 रुपए कम होता था, लेकिन इस साल एमएसपी से 1000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो ये पॉलिसी जो है, जिस तरीके की पॉलिसी, ये पॉलिसियों की स्टडी अगर बारीकी से हम करेंगे और किसानों को इसके बारे में अगर समझाएंगे तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। और मुझे लगता है कि सरकार उस दिशा में सोचने को तैयार है। मैं इंटरनल मेरे पार्टी की सरकार है, समझ के तो हम इस तरीके से सोच समझ के हम विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जाना, हमारे सजेशन देने का काम है, हम सजेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ये सारे फैसले करने के लिए सक्षम है, वो करेंगे। तो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर हैं। सरकार और किसानों के बीच छिड़ा हुआ है घमासान, लेकिन आज हम घमासान पर नहीं, समाधान पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल जो छठे दौर की बैठक होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। क्या इस छठे दौर की बैठक में एक मुकम्मल सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिराज हुसैन साहब, चलिए एमएसपी से इतर अब जो दूसरी चीज़ों पर आते हैं, और अब जरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी बात कर लेते हैं। बीजेपी सरकार, ये सरकारें कहती आई हैं कि भाई खेती को किसानों के लिए फ़ायदे का धंधा बनाना है। और मुझे याद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अक्सर बीते 10-15 सालों से इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना है। अब किसान ये कह रहे हैं कि फ़ायदे का धंधा आप किसके लिए बनाएंगे, किसानों के लिए या कॉरपोरेट के लिए? अब सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो चिंताएं हैं, ये जो कंफ्यूजन है, अब इस पर जो डेडलॉक बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है कि ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, डेडलॉक भी खत्म हो जाए? कोई ऑप्शन बचता है सर सरकार की झोली में? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है। पोल्ट्री में तकरीबन 65% पोल्ट्री प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से होता है। बीज का उत्पादन पंजाब के किसान भी आलू जो उत्पादन करते हैं, बीज आलू, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करते हैं। किसानों को इसका आइडिया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जल्दबाजी में मुझे लगता है कि की गई और उनको बदला जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो उसमें पूरा प्रोविजन है एसडीएम और डीएम के कोर्ट का, उसको हम जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं। और कुछ और जो किसान उसमें मांग कर रहे हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये तो इन एनी केस ऑप्शनल है। आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। मुझे लगता है कि जब किसानों से बातचीत होगी तो शायद असल मुद्दा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर नहीं होगा। अच्छा, असल मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर नहीं होगा, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, जो इस पूरे पाशा साहब इस पूरे मसले को बनाया है, किसान विरोधी सरकार, कॉरपोरेट की गोद में बैठी हुई सरकार, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया गया। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक ऑप्शन आया है, जैसे सिराज साहब ने कहा कि वो 2-3 आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला दिया, मैंने भी कहीं पढ़ा और बातचीत कर रहा था। उसमें यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप एक रेगुलेटर का इंतजाम कर दें कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, हम एक देशव्यापी रेगुलेटर, नेशनल रेगुलेटर बना देते हैं। क्या सरकार के पास ये ऑप्शन है? तो कुछ रार कहीं थमेगी इससे? नहीं, देखिए कि जो सोने का नाटक करते हैं उसको उठाना कठिन है। क्यों? तो आज ये तीनों विधेयकों के बारे में कांग्रेस की भूमिका अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये तीनों चीजों का उल्लेख था। तो तुम्हारा जो मैनिफेस्टो था, अगर वो चीज, अगर कोई अगर पार्टी सत्ते पे आई, वो अगर तुम्हारा स्वप्न अगर साकार करते हैं तो तुमको खुशी होना चाहिए, तुमको दुख होने का क्या कारण है? तुम अगर सत्ता में आते तो तुम ये करने वाले थे। अरे तुम सत्ता में नहीं आती हुई भी तुम्हारा अगर ख्वाब पूरा हो रहा है, तुमको दुख किस बात का है? ऐसे कैसे तुम भूमिका बदल सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिकल अपोज करना है, दूसरा कुछ नहीं। और अगर इनको अगर इनका सर अपोज करना तो पॉलिटिक्स में ये तो ऑपोजिशन का काम है, उनका अधिकार भी है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का काम है कि सरकार तक वो अपनी चिंताओं को रखे, लेकिन सरकार के पास जो ऑप्शंस हैं, जो मैंने कहा कि समाधान के लिए, और किसानों के पास भी क्या कोई लचीलापन, इसमें हम विपक्ष को हटा देते हैं। किसान भी कह रहे हैं कि भाई हम इसको पॉलिटिकली हाईजैक नहीं होने दें। मुझे नहीं लगता कि कोई किसान संगठन इसमें पॉलिटिकली उसमें चिंताएं जुड़ी हुई होंगी। सॉल्यूशन क्या एक नेशनल रेगुलेटर बना देना कोई सॉल्यूशन
लगता है आपको? नहीं, अगर इंसाफ के लिए अगर कोई रेगुलेटर बनाने की अगर बात होती है, अगर इनको जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको सच में अगर किसानों का कुछ मसले हल होना, ये चीज अलग बात है। और आज जिस तरीके से ये भटक रहे हैं सारे लोग 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए आके बाकी जो बातें करना शुरू किए हैं, ये इनका स्वभाव देखने के बाद मुझे ये कहाँ रुकेंगे, इनके स्वभाव के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सच में यह है कि अगर उनको अगर 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए अगर वो आते हैं, वो आए हैं, तो अगर उस बात पे अगर सरकार के सामने प्रस्ताव अगर रखते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये बात मानने को तैयार भी हो सकती थी और होना भी चाहिए। ओके पाशा साहब, यानी कि इनको ये बिल्कुल पाशा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप समाधान तब निकालेंगे जब आपका इंटेंशन समाधान निकालने का हो, क्योंकि ये पॉलिटिकली हाईजैक हो गया है, इसलिए इसके समाधान पर आपको फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। पर थोड़ा सा मैं इसको पॉलिटिक्स से अलग ले जाकर, सिराज हुसैन साहब, अब गेंद एक तरह से सरकार के पाले में है। किसानों ने तो अपना जेस्चर दिखा दिया, भारत बंद से लेकर और बाकी जिनके विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, बातचीत को लेकर 5 दौर की बातचीत हो गई है, डेडलॉक टूट नहीं रहा है। लगता है कि अब सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सर कुछ बातें आ रही हैं कि भाई संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है या सरकार संशोधन ला सकती है, तो क्या ये इमीडिएट एकदम इस आंदोलन को ठंडा कर देगा? सरकार का एक आश्वासन, या सरकार को अब वाकई में सेशन बुलाकर बाकी जो कानूनी मसले हैं उनके तहत, संविधान के तहत आगे बढ़कर वाकई में संशोधन करने होंगे, तब जाकर ये एंड होगा, ऐसे नहीं होगा? आपको क्या लगता है सर? नहीं, माफ करिएगा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मगर मैं बस एक बात जरूर कहूंगा कि इस आंदोलन से भी एक लेसन मिलता है। वो ये है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए खराब नहीं है। अब आज अमिताभ कांत मेरे दोस्त हैं, नीति आयोग के सचिव हैं, उनका बयान हिंदुस्तान टाइम्स में आया है कि डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रही है। अब आप देखिए, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के एक IAS ऑफिसर डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, तो जाहिर है कि सरकार को गलत एडवाइस मैं कहूंगा मिल रही है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, पार्लियामेंट में डिबेट, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशंस, सारे स्टेक होल्डर से मीटिंग्स, ये कोई आखिरी कानून नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी बाकी हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिफॉर्म होना है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में रिफॉर्म चाहिए, पानी के इस्तेमाल पे रिफॉर्म चाहिए। तो अच्छा ये होगा कि मेरे दोस्त नीति आयोग के सचिव की बात सरकार ना माने, बल्कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हुए सब स्टेक होल्डर से बातचीत करती रहे। ओके सर, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आज के शो का ना सर, ये हम समाधान पे जिक्र कर रहे थे लेकिन कोई समाधान निकलता मुझे नजर नहीं आ रहा है। पाशा साहब और सिराज साहब, मैं 5-5 सेकंड में आपसे बस इतना एक दरख्वास्त करूंगा, कल की मीटिंग से सर आपको उम्मीद है कि डेडलॉक कहीं टूटेगा? सिराज साहब, टूटेगा या नहीं टूटेगा? हम नहीं बता पाएंगे, हम क्या बता सकते। ओके पाशा साहब। नहीं, एक चीज मांगने के लिए आए और अब आगे 10 चीज अगर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हल निकलेगा। ठीक है, चलिए आप दोनों बच रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, आपके जहन में जरूर कुछ ना कुछ इधर एक मुकम्मल आंसर है मेरे क्वेश्चन का, लेकिन मैं समझ सकता हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिराज हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कुछ सजेशंस जरूर आए हैं इस चर्चा के जरिए, और सरकार को और किसानों को बैठकर अब यह तय करना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। पॉलिटिकली हाईजैक ना हो, किसानों की जो वाकई में जेन्युइन समस्याएं हैं उनको सरकार सुने और अपनी बात उन तक रखे, और किसान भी सरकार की बात सुने, ताकि देश एक राहत की सांस ले। इसी उम्मीद के साथ आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।